कि साल 2024 भी बहुत धमाकेदार और ब्लॉकबस्टर साल रहने वाला है। यह चुनावी साल भी है। देश में भी बहुत कुछ और ऐसा होने वाला है जिसकी चर्चा सालों तक होगी। ऐसा कुछ होने वाला है जो पिछले 9 साल में नहीं हुआ, और इसकी शुरुआत तो जनवरी से ही होने वाली है, क्योंकि इसी महीने में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। किसी साल की इससे अच्छी क्या ही शुरुआत हो सकती है, क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर बनना कुछ ऐसा है जो पल सदियों में आया है। इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, ऐसे कई और बड़े बड़े काम इस साल होने वाले हैं, खास तौर पर नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिनकी चर्चा आने वाली कई पीढ़ियां करेंगी। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह साल सबसे ज्यादा पावर पैक्ड रहने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी की इस साल की प्लानिंग में वो बड़े बड़े आयोजन हैं जिन पर पिछले 9 साल में बेस बनाने का काम हो चुका है। यानी नरेंद्र मोदी गियर शिफ्ट करने वाले हैं 2024 में। 9 साल वैसे तो किसी देश में बहुत बड़े बदलाव के लिए कुछ भी नहीं होते, लेकिन इन 9 साल में जो बेस बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसको अगर आप देखेंगे, भाई राम मंदिर का मुद्दा डन हो गया। सालों साल से लटका था, नरेंद्र मोदी ने करके खत्म कर दिया। 500 साल से यह मुद्दा लटका हुआ था एक तरह से हिंदुओं के दिल में, डन, खत्म। धारा 370 का मुद्दा आजादी के बाद से चला आ रहा था, डन, खत्म। लोग कहते रहे कि 370 कभी हटेगा, हट भी गया और हमेशा के लिए हट गया। सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर हो गया। 3 तलाक का मुद्दा दशकों से चला आ रहा था, लोग हंगामा करते रह गए, नरेंद्र मोदी ने किया और खत्म कर दिया। देश को नई संसद दशकों से मांग हो रही थी, वो भी डन हो गया। महिला आरक्षण बिल, इसको लेकर भी दशकों से मांग हो रही थी, यह भी नरेंद्र मोदी ने किया और खत्म कर दिया। यह तो 9 साल की बात हुई, लेकिन यह नया साल अलग है। यह इलेक्शन ईयर है और इसमें नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का चुनाव होने वाला है। इसलिए यह साल बहुत बड़ा रहने वाला है और नरेंद्र मोदी का टारगेट भी बड़ा है। नरेंद्र मोदी का टारगेट क्या है वो भी सुनिए। लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर हासिल करना और 2019 से भी ज्यादा सीटें जीतना, यह नरेंद्र मोदी ने टारगेट सेट किया है। सीटें जीतना ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50% का वोट शेयर यह कोई आसान बात नहीं है। 2019 में बीजेपी को करीब 37.4% वोट मिला था और इस हिसाब से 50% का टारगेट बहुत बड़ा है। 12-13% का उछाल यूं ही नहीं आता वोट प्रतिशत में। भारत में अब तक किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर नहीं मिला है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस को 48.1% वोट मिला था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती और उनमें 224 सीटों पर उसको 50% से ज्यादा वोट मिले थे। यानी अगर आप हिसाब देखिए तो इस 50% के टारगेट तक पहुंचने के लिए ऐसी करीब करीब 76-80 सीटें हैं, अगर 303 भी मान के चलिए, तो जहां पर नरेंद्र मोदी ने यह टारगेट दिया है कि 75-80 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लाना है। तो एक बार में सुनने में बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन उतना चुनौतीपूर्ण है भी नहीं, क्योंकि अगर आप 225 सीट के आसपास ऑलरेडी 50% से ज्यादा वोट पा रहे हैं, तो बाकी पे भी क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए कोई काम नामुमकिन दिखा नहीं है अभी तक। आप देखिए कि 9 साल में नरेंद्र मोदी के नाम की चमक कैसे लगातार बढ़ी है। 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार आई थी तो देश में बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी स्थिति में है कि देश में बीजेपी के 12 मुख्यमंत्री हैं। 2014 में बीजेपी और सहयोगियों की 7 राज्यों में सरकार थी। आज बीजेपी और सहयोगियों की 17 राज्यों में सरकार है बॉस। मतलब नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी का जो फुटमैप है वो लगातार बढ़ा है। और यह भी बहुत बड़ी बात है कि जिन राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है वहां पर कमबैक करती है। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की लहर में बह जाए और वापसी न कर पाए सत्ता में। और इसके मुकाबले अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस सरकारों को रिपीट नहीं कर पाती। 1991 से लेकर अगर अभी तक का आप हिसाब देखेंगे, सरकार रिपीट करने का हिसाब क्या है? सरकार रिपीट
इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अगर 1991 से देखिएगा, 1991 से बीजेपी, इसकी 39 सरकारें रही और उनमें से रिपीट कितना कर पाए ये लोग? जहां पर ये सत्ता में थे, मतलब दोबारा फिर से रिपीट करके सत्ता में आ गए, यानी 22 बार इन्होंने सत्ता में वापसी की, एंटी इनकम्बेंसी की लहर को धत्ता बताते हुए। और अगर आप इसको लेकर चलिएगा तो करीब करीब ये जो परसेंट है, ये 56% का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब पब्लिक को काम पसंद आता होगा तो दोबारा मौका देती है। कांग्रेस का हिसाब क्या है? अगर आप देखिएगा 1991 से, कांग्रेस जो है उसकी 40 सरकारें रही हैं 1991 से, और उसका रिपीट का ट्रैक रिकॉर्ड कितना है कि भाई एक बार सत्ता में आ गए तो दोबारा पब्लिक मौका देगी? मात्र 7 बार। यानी परसेंट देखिएगा तो 18%। यानी बीजेपी एक बार सत्ता में आती है तो फिर वो छोड़ती नहीं है, पब्लिक को पकड़ लेती है, उसके दिलों में जगह बना लेती है। कांग्रेस 18% बार सिर्फ सरकार रिपीट कर पाती है, बीजेपी 56% बार। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगर पिछले 9 साल का आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीजेपी ने कहां कहां सरकार रिपीट की है। ये तो 1991 से बताया आपको। अब अगर आपको 9 साल का दिखाऊं, ये 9 साल में क्या हिसाब रहा है, बीजेपी ने कहां कहां रिपीट किया। आप देखिए, गुजरात, इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मैसिव जीत, कभी वैसी जीत नहीं मिली। इसके अलावा यूपी, इसके अलावा आप देखिए हरियाणा, इसके अलावा आप देखिए असम, यहां भी बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। उत्तराखंड, यूके, माफ कीजिएगा, यूके, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, यहां बीजेपी पिछले 9 साल में सत्ता में वापस आ गई। सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य दिखते हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार गंवाई, और वो भी हिमाचल में बहुत कम मार्जिन से। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप कांग्रेस को देखें तो कोई ऐसा राज्य नहीं दिखता जहां पर कांग्रेस की सरकार रही हो और उन्होंने सरकार रिपीट की हो। भाई वो पंजाब में सत्ता में थे, आउट हो गए, छत्तीसगढ़ में सत्ता में थे, आउट हो गए, राजस्थान बाहर। यह कांग्रेस का हिसाब रहा है। मतलब एक बार पब्लिक मौका भी देती है कि चलो इनको ट्राई कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी पब्लिक को मौका नहीं देती कि चलिए आप हमको दोबारा ट्राई कीजिए। इस हिसाब से भी नरेंद्र मोदी के लिए 2024 बहुत आसान दिख तो रहा है, और नरेंद्र मोदी ने 2024 का जो टारगेट रखा है उसे पूरा करना नामुमकिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि राम मंदिर को लेकर पूरे देश में माहौल बन चुका है। गजब का माहौल है राम मंदिर को लेकर। सीएए का मुद्दा भी धीरे धीरे फिर जोर पकड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की योजनाओं से लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग बना है और उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। मोदी की गारंटी का स्लोगन बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है। लोगों को यह यकीन होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं वो पूरी होती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को कोई मुद्दा भी नहीं मिल रहा। मोदी के खिलाफ विपक्ष जो मुद्दे उठाता है वो चलते भी नहीं है, क्योंकि उनमें से 90% तो जो है वो फेक नैरेटिव होता है। जैसे आप देखिए कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, ओबीसी राजनीति की, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। इसी तरह से राहुल गांधी ने यह कहकर पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कि देश में बहुत नफरत है बॉस, उन्हें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर भारत न्याय यात्रा करना पड़ गया। यानी राहुल गांधी जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे वो भी फेल हो गया, और तभी उनकी यात्रा का नाम बदला गया। नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर देते, क्यों नहीं किए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत दरअसल वो लाभार्थी हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यानी नरेंद्र मोदी का खुद का काम, जो वो कहते हैं ना कि भाई हम लास्ट आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं काम को, तो नरेंद्र मोदी को इसी में विश्वास है कि भाई मैं काम कर रहा हूं तो पब्लिक क्यों मुझे नहीं वोट करेगी। भाई बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसके तहत गांव गांव में लोगों तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में यह यात्रा एक ट्रक पर निकल रही है, जिसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा जा रहा है। इस गाड़ी पर नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी योजनाओं की जानकारी है। यह गाड़ी जहां जहां जा रही है वहां सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस अभियान के तहत नए गैस कनेक्शन दिए गए हैं, नए आयुष्मान कार्ड बांटे जा रहे हैं। बीजेपी इस यात्रा के जरिए ब्रांड मोदी को और मजबूत कर रही है। भाई पॉलिटिक्स ना है, आप ऐसे थोड़ी कि हमने कर दिया और भूल गए। भाई करिए भी, और लोगों के बीच जाकर जिनको नहीं हुआ है उनको देखिए कि क्यों नहीं हुआ, और जिनको मिल गया है उनसे पूछिए कि ठीक है ना। तो इससे दिमाग में आदमी याद भी रहता है कि हाँ हमने काम किया है, इसने काम किया है।
नहीं है वो कहते हैं कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। तो भैया साइट में बने रहिए। आयुष्मान भारत और बाकी सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए इनका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल 26 दिसंबर से ही यूपी के शहरी इलाकों में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की मुहिम चल रही है। सरकारी अस्पताल, हेल्थ सेंटर, डीएम ऑफिस, सीएमओ ऑफिस में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप्स लग रहे हैं। आयुष्मान योजना के जरिए गरीब परिवार को 5 लाख तक का मेडिकल कवर मिलता है। यूपी में 10 जनवरी तक यह अभियान चलेगा और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या और बढ़ेगी। इससे पहले ग्रामीण इलाकों में ऐसा ही अभियान चलाया जा चुका है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के तहत मिलने वाले मेडिकल कवर का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे राजस्थान में बीजेपी सरकार आयुष्मान भारत के तहत 25 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6,000 की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने किसानों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। एक तरफ तो गरीबों के लिए इस तरह से काम हो रहा है, दूसरी तरफ वो वादे भी पूरे हो रहे हैं जो बीजेपी के वैचारिक एजेंडे में रहे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का था। राम मंदिर का उत्सव जिस तरह से मनाने की तैयारी है, उससे संदेश चुनावों में जनता के लिए भी है कि बीजेपी ने भव्य मंदिर का जो वादा किया था, बॉस देखो पूरा हो रहा है। भाई बीजेपी को वोट देने वाले भी पूछते थे कि सब ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर, मंदिरवा कब बनेगा बॉस, ऐसे पूछते थे लोग। अब जो देख रहा है वो कह रहा है कि हां यार, मोदी की गारंटी में बात तो है। बीजेपी इतने साल सत्ता में रही, लेकिन करके भाई नरेंद्र मोदी ने दिया है, और दिया है तो देखिए क्या भव्य दिया है। राम मंदिर का उत्सव भी इस तरह से मनाने की तैयारी है कि इससे देश का घर घर जुड़ जाए। ऐसा ना लगे कि कार्यक्रम सिर्फ अयोध्या में हो रहा है। अब हर कोई तो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए कैसे सबको जोड़ा जा रहा है उसे भी आपको बताता हूं। अयोध्या से अक्षत यानी पीले रंग के चावल को घर घर पहुंचाया जा रहा है। मतलब आप घर पर भी हैं तो आपको यह फील आना चाहिए कि आप इस कार्यक्रम से कनेक्टेड। अक्षत घर घर भेजने का मतलब है शुभ कार्य की सूचना देना और निमंत्रण देना। अयोध्या से अक्षत पहुंचाने का मतलब है कि सभी को प्रतीकात्मक निमंत्रण देना। नवंबर में राम मंदिर ट्रस्ट ने 100 क्विंटल चावल मंगवाए थे, जिन्हें 1 क्विंटल हल्दी और देसी घी के साथ रंगा गया, और फिर इन पीले चावलों को राम दरबार में पूजा के दौरान रखा गया और फिर इन्हें देश भर में बांटने के लिए भेजा गया। पीले चावल को बांटने के लिए हर राज्य से संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को अयोध्या बुलाया गया था। हर प्रतिनिधि को 5 किलो पीले चावल दिए गए। इन पीले चावल को अपने अपने इलाके के मंदिर में पूजा के लिए भी भेजा गया। फिर इन्हें जिले के प्रतिनिधियों को दिया गया, जहां से ये ब्लॉक, तहसील और गांव में भेजे जा रहे हैं। 15 जनवरी तक देश के 5 लाख गांव में अयोध्या से पूजित अक्षत यानी पूजा किया गया चावल पहुंचाया जाएगा। 22 जनवरी को पूरा देश राममय करने के लिए 5 लाख गांवों और बस्तियों से एक एक मंदिर को भी शामिल किया गया है। 5 लाख मंदिरों में आरती की तैयारी है। अपने अपने गांव में भजन कीर्तन की व्यवस्था की जा रही है। मेरी बस्ती मेरा इलाका मेरी अयोध्या के नाम से घर घर गांव गांव में कार्यक्रम होंगे। लोगों को स्थानीय मंदिरों में और अपने अपने इलाकों में 22 जनवरी वाले दिन उत्सव मनाने के लिए कहा गया है। गांवों कस्बों में टेलीविजन स्क्रीन लगाया जाएगा। नहीं पहले बैठ के देखते थे जब रामायण आती थी, अब पूरा गांव बैठ के देखेगा बॉस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उत्सव यह होने वाला है। यह ऐसा उत्सव होगा जैसा उत्सव शायद ही इस देश ने कभी देखा हो आजादी के बाद। यानी कार्यक्रम सिर्फ अयोध्या का न रहे, यह पूरे देश का उत्सव बने, पूरे देश को इससे जोड़ा जाए, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। एक खास बात और यह है कि राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भी जो सामान आया है वो भारत के कोने कोने से लाया गया है। यानी राम मंदिर से लोगों को जोड़ा जा रहा है और लोगों से राम मंदिर को भी जोड़ा जा रहा है। जैसे उत्तर भारत में केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिट्टी आई थी, यूपी के एटा में 2100 किलो का घंटा बन रहा है। मंदिर की नींव में मिर्जापुर का पिंक स्टोन लगा है। बिहार से राम मंदिर के मार्ग का राम स्तंभ बन रहा है। झारखंड से मंदिर के लिए मिट्टी आई है। छत्तीसगढ़ से चावल भेजे गए हैं, इसी चावल से श्रीराम का भोग लगेगा। राजस्थान के भरतपुर के पत्थरों से मंदिर बन रहा है। राजस्थान के जोधपुर से घी आया है। पूर्वी भारत में असम से चाय और मसाले भेजे गए हैं। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र की लकड़ियों से खिड़की दरवाजे बने हैं। गुजरात से धातु का सामान आया है। गुजरात से ही मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ आया है। दक्षिण भारत में कर्नाटक का ग्रेनाइट मंदिर की नींव में लगा है। केरल के कारीगर स्तंभों की नक्काशी कर रहे हैं।
मंदिर के दरवाजे हैदराबाद में बन रहे हैं। रामेश्वरम से 600 किलो की घंटी भेजी गई है। तो बॉस, जो कहा जाता है कि ये देश राम का है और राम इस देश के हैं, वो दिख रहा है राम मंदिर में। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का विजन। लोग कोसने को कोस सकते हैं, जिनको सिर्फ आलोचना करनी है कर सकते हैं कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी का। अरे भाई, बीजेपी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, वो छोड़ थोड़ी देंगे। लेकिन उन्होंने देश को जोड़ा है भाई। सबको लगना चाहिए कि ये उनका राम मंदिर है और ये दिख रहा है इस राम मंदिर में।